अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। देखो यार, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इट्स अ थीम लाइन और इट्स अ फाउंडेशन टू ऑल ऑफ द स्टैंडर्ड्स। सर क्या मतलब आपका? जैसे अगर मैं बात करूं कुरान करीम की, बीइंग अ मुस्लिम, यानी आपको पता है कि हर लॉ की, हर कानून की कोई ना कोई जिस्ट होती है जिसकी वजह से वो बनाया जाता है। अब कुरान की क्या जिस्ट है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि लोग सिरात मुस्तकीम पर चलें। सिमिलरली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर स्टैंडर्ड्स हैव बीन डेवलप्ड। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट अ स्टैंडर्ड, इट एक्चुअली प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर द अदर स्टैंडर्ड्स। अब जो दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करते हैं या फेयर वैल्यू की बात करते हैं, तो सर ये ड्राइव कहाँ से हुई है? ये यहाँ लिखी हुई है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल क्या है, कब रिकॉग्नाइज होंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है। अच्छा सर, इधर एक बहुत अहम बात जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारे एमसीक्यूज में या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में आएगा कि सर अगर तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में एक बात कही हुई है और एक बात लेट्स से स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में कही गई है और उन दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो आइडियली तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये फाउंडेशन है और उसी के ऊपर सब डेवलप हुए हैं। बट अगर इन केस कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात प्रीवेल करेगी या रिलेवेंट स्टैंडर्ड की बात प्रीवेल करेगी? तो याद रखो, याद रखो, याद रखो, हमेशा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की बात प्रीवेल करेगी। अगर लेट्स से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में बोला गया आप हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज कर सकते हो, फेयर वैल्यू यूज कर सकते हो, वैल्यू इन यूज कर सकते हो। अब स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बोलता है आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट ही यूज करना है, तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट ही यूज करोगे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के हवाले से कि इट्स एक्चुअली अ फाउंडेशन फॉर अदर स्टैंडर्ड्स, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड। एंड बात नंबर 2, सर व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड द रेलेवेंट स्टैंडर्ड, सो व्हिच वन शैल प्रीवेल? रेलेवेंट स्टैंडर्ड शैल प्रीवेल। अच्छा सर, अब हम देख लेते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के कंटेंट्स कितने। अगेन दैट्स अ थ्योरेटिकल एरिया, सही है, तो आपने इसको खुद से रीड कर देना है, आपने स्टडी टेक्स्ट को या किट को जो है बहुत अच्छे से रन थ्रू करना है। आई एम श्योर। अच्छा देखो, इसका जो मैक्सिमम जो आ सकता है ना, ये मैक्सिमम जो है तुम्हारा 8 मार्क्स तक का आ सकता है। एमसीक्यूज में से 2 से 3 मार्क्स का तो आता ही आता है, सही है ना, मगर मैक्सिमम 8 मार्क्स का आ सकता है। इसमें से कोई भी जो एक सिनेरियो बेस्ड जो है आपका एग्जामिनर आपको बना के दे सकता है। तो ये क्विकली हम लोग इसको रन थ्रू करते हैं। थ्योरेटिकल एरिया है, सही है। अगर आप मेरे ये लेक्चर्स देख लो और ये थ्योरेटिकल एरिया जो है एक दफ़ा इसको रीड कर लो किट को, तो इट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू टू एक्चुअली गेन द फुल मार्क्स। अच्छा सर, इसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के एक्चुअली जो है ये 7-8 हेडिंग्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है। क्विकली छोटी छोटी हैं ये 8 हेडिंग से परेशान नहीं हो, दैट्स सो सिंपल टू डिस्कस। सर सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पहला ये है डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। मैं एक उस पर छोटी छोटी क्लिप्स भी बना के तुम्हें दे दूंगा, 2-2, 3-3 मिनट की तुम्हारे लिए। नेक्स्ट एक क्वालिटी, सर जनरल पर्पस यानी आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप करते हो, सर उसका मकसद क्या है, वजह क्या है, आप क्यों करते हो, जनरल पर्पस क्या होता है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, देखेंगे। अच्छा सर, इसके बाद है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सर एक अच्छी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की क्या खुसूसियात होती हैं, सही है, तो वो भी हम देख लेंगे। वो चैप्टर अभी हेडिंग नंबर 2 में कवर्ड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, सही है ना। रिपोर्टिंग एंटिटी जो बिजनेस होता है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग एंटिटी, उसके हवाले से बात की गई है। इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है, कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, कैपिटल क्या है, कब रिकॉग्नाइज होगा, इसके ऊपर बात की गई है। रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन, आप किसी भी आइटम को जो है अपनी बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करोगे या कब डी रिकॉग्नाइज करोगे, यानी एसेट को एसेट के तौर पे कब रिकॉग्नाइज करोगे। जैसे काफ़ी ऐसे आइटम्स हैं जो शायद डेफिनेशन तो पूरा करते हैं एसेट की, बट आपकी बुक्स में एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं होता है, तो इसके ऊपर हम देखेंगे। इसके बाद है मेजरमेंट, आप किस वैल्यू पर मेजर करोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू, करंट कॉस्ट, वैल्यू इन यूज़, ये सारी की सारी मेजरमेंट मेथड्स हैं, इसको हम देखेंगे। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, इसके ऊपर भी जो है वो थोड़ी सी बात की गई है, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ तुम लोगों से। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर हमने फोकस करना है। मैं एक तुम लोगों को चार्ट बनवा दूंगा, तो दैट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू टू कॉप अप।
तो सर एक एक करके 2-2 3-3 मिनट में जो है ये 8 हेडिंग्स हैं, तो कोशिश करके 20 मिनट में जो है इसको रैप अप करते हैं। तो अगेन दैट्स अ थ्योरेटिकल एरिया। मैं एक दफ़ा वापस से इधर जो है तुम लोगों को डिस्क्लेमर दे दूँ, आई एम गोना गिव यू डायरेक्शन, आई एम गोना गिव यू द ब्रॉड आइडिया कि जो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें हैं, बट इसको आपने खुद से एक दफ़ा अच्छे से पढ़ना होगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही रिकॉल होगा कि अच्छा यार हमने जो है सेशन में ये डिस्कस किया था, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। ठीक है ना। तो सर लेट्स क्विकली